हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। और हम लोग आज देखेंगे 19 जुलाई के द हिंदू के आर्टिकल जो पेपर है, न्यूज़पेपर, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस आर्टिकल्स आए हैं उस पर डिस्कस करेंगे और ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। ये आपका CAPF CDS और सिविल सर्विस तीनों के लिए इम्पोर्टेंट है, आंसर राइटिंग में काम आएगा। तो चलिए पहला आर्टिकल करते हैं। उससे पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन, हम लोग ने माइलस्टोन एक टेलीग्राम प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें आपको मेंटरशिप प्रोवाइड किया जाएगा। मेंटरशिप सिर्फ 499 है। ये आपका ऑफर में चल रहा है। ये कुछ महीनों बाद ये आपका बढ़ जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इस प्रोग्राम में एनरोल करें और मेंटरशिप का लाभ लें। चलिए पहला आर्टिकल देखेंगे। बुद्धिस्ट मॉन्क करिकुलम। अच्छा, ये आपका यूनेस्को में सारनाथ के बारे में बताया गया है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है। सारनाथ को साउथ कोरिया में हुए यूनेस्को के 48 सेशन के दौरान इंडिया का 45 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का घोषित किया गया है, जिसमें आपका ये यूपीएससी के आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स के लिए बहुत फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारनाथ के ग्लोबल रिकॉग्निशन और हेरिटेज वैल्यू को दर्शाता है। सारनाथ बुद्धिस्ट फिलोसफी का एक कोर सेंटर है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो प्रवचन दिए थे, जिसका धर्मचक्र परिवर्तना दिया गया था। इस इवेंट में उन्होंने नोबेल एटफोल्ड पाथ जो अस्तिका मार्ग का शुरुआत की थी, जो बुद्धिस्ट का मुख्य धरातल और बेस है। सारनाथ के धामेक और जो चौकंदी स्तूपा, उसके मुल्कुन धागती जो विरादा और बिहाविन कालों के एंसेड मोनेस्ट्री शामिल हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए ये आपका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर और उनके हिस्टोरिकल पीरियड के कंसर्न समझाता जरूरी है, क्योंकि ये अलग अलग एरा और इवोल्यूशन को दिखाते हैं। यहाँ मौर्य डायनेस्टी के फेमस पॉलिश्ड स्टोन अशोकन पिलर स्थित है। इस पिलर में टॉप में बनाया गया आइकॉन लायन कैपिटल, जो आगे चलकर इंडिया का नेशनल एम्बलम बना। ये मौर्य आर्ट और स्टोन पॉलिश्ड टेक्निक और जो स्टेट क्राफ्ट एक बहुत बेहतरीन उदाहरण है। एंशिएंट टाइम में सारनाथ जो ऋषि पंता और ऋषि पंता और मिर्गदा जो डियर डार्क के नाम से जाना जाता है, ये चार सबसे मुख्य बुद्धिस्ट पिलग्रिम साइट में, जैसे लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर में से एक है, जो आपका प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारनाथ गुप्ता पीरियड के क्लासिकल आर्ट का हब रहा है। यहाँ के साइट म्यूजियम इंडिया साइट म्यूजियम में फेमस धर्मचक्र परिवर्तन बुद्धा स्टैचू रिजर्व है। ये गुप्ता एज के स्पिरिचुअल रिफाइनमेंट और प्रोपोर्शनल ऑटोनॉमी और आर्टिस्टिक ब्रिलियंस को दर्शाता है। कंक्लूजन में क्या देखेंगे? सारनाथ मौर्य से गुप्ता पीरियड तक के इंडियन आर्ट और कल्चर के स्पिरिचुअली का संगम है, जिसमें बुद्ध के पहले परिवर्तन से लेकर नेशनल एम्बलम तक ये साइट आपका आर्ट एंड कल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्टेटस इंडिया के रिच जो कल्चरल हेरिटेज को ग्लोबल स्टेज पर और मजबूत बनाता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, टू फिक्स अनएम्प्लॉयमेंट फिक्स द इकोनॉमिक फर्स्ट। अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए सिर्फ स्किल बिल्डिंग या एजुकेशन काफ़ी नहीं है।
इकोनॉमी के फंडामेंटल जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लाने होंगे। जब तक मैन्युफैक्चरिंग और लेबर इंटेंसिव सेक्टर में नए जॉब क्रिएटिंग एवेन्यू नहीं बनेगा, तब तक स्किल यूथ भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। इंडिया को एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी बढ़ानी होगी ताकि आपका जीडीपी में ग्रोथ के साथ जॉब भी क्रिएट हो सके, जिससे जॉबलेस ग्रोथ ना हो। एवरी यूनिट ऑफ जीडीपी ग्रोथ के एक इकोनॉमिक सेक्टर में मीनिंगफुल जॉब जनरेट होना यूपीएससी में जॉबलेस ग्रोथ इशू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इकोनॉमिक पॉलिसी के सिर्फ बिजनेस सेंट्रिक या डीरेगुलेशन पर फोकस करने के बजाय नागरिकों के ईज ऑफ लिविंग एंड अर्निंग को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ग्रोथ तभी सस्टेनेबल होगी जब कॉमन सिटीजन की लिविंग स्टैंडर्ड और परचेजिंग पावर और डेली अर्निंग की कैपेसिटी में रियल इंप्रूवमेंट आएगा। विदाउट रेगुलेशन एआई का रैपिड एडॉप्शन ह्यूमन लेबर डिमांड कम कर रही है, जिससे मेजर इंडस्ट्री के यूथ अनएम्प्लॉय और ज़्यादा बढ़ने का रिस्क है। यूपीएससी के परस्पेक्टिव से ये आपका टेक्नोलॉजी पॉलिसी, लेबर एथिक्स एंड फ्यूचर को वर्क का एक क्रूशियल इशू है। पॉलिसी फ्रेमवर्क ऐसी होनी चाहिए जो एम्प्लॉयर को डिस्प्लेस्ड जो वर्कर की री-स्किलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाए। टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट के दौरान कॉर्पोरेट पर मैंडेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि ऑटोनोमस से जॉब लॉस होने के वर्कर को नया स्किल सेट के साथ इंटीग्रेट किया जा सके। विकसित भारत का जो गोल अचीव करने के लिए मार्केट लेड ग्रोथ के साथ साथ स्ट्रॉन्ग लेबर राइट, वर्कर प्रोटेक्शन और इक्विटेबल मास इनकम के बीच बैलेंस बनाना जरूरी है। बिना सोसाइटी सेफ्टी नेट और फेयर वेजेस के इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूसिव और इक्विटेबल नहीं हो सकती। कंक्लूजन में देखेंगे कि इंडिया का सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए जॉबलेस ग्रोथ का दूर करना और एआई एरा का लेबर राइट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी और कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा ही हम विकसित भारत के सपने को एक इंक्लूसिव, बैलेंस्ड और फ्यूचर रेडी इकोनॉमी के साथ सच कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे एआई टेस्ट रीचिंग इंडिया इन फॉर्म वुमेन वर्कर। विकसित भारत के गोल को अचीव करने के लिए एआई का बेनिफिट का इनफॉर्मल सेक्टर के वुमेन वर्कर तक पहुंचना जरूरी है। जो आपका इंडिया में टोटल वर्किंग वुमेन लगभग 82% है। उन्हें एआई टूल से एम्पावर करके इकोनॉमिक इंटीग्रिटी को किया जा सकता है। इंडिया के जो एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस के मैंडेटरी जेंडर इम्पैक्ट असेसमेंट जो शामिल होना चाहिए। इससे ये इंश्योर होगी कि एआई टेक्नोलॉजी का डिप्लॉयमेंट अलग अलग डेमोग्राफिक एंड सोशल बैकग्राउंड की महिलाओं के लिए फेयर और अनबायस्ड और इक्विटेबल आउटकम जनरेट करे बिना किसी एल्गोरिदम बायस होके। पब्लिक एआई इन्वेस्टमेंट में जेंडर बजटिंग फ्रेमवर्क का यूज होना चाहिए, जिससे महिलाओं के लिए स्पेसिफिक बेनिफिट और इवेलुएट करना, उनके रास्ते में आने वाली टेक बैरियर को हटाना और मिजरेबल आउटकम को ट्रैक करना आसान हो सका, जो आपका पॉलिसी इफेक्टिवनेस के लिए जरूरी है। एआई लिटरेसी को एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के तरह ट्रीट करके जैसे DNRL और DDU GKY और मिशन शक्ति जैसे फ्लैगशिप जो वेलफेयर स्कीम के इनेबल करना चाहिए। इससे रूरल और ग्रास रूट लेवल में महिलाओं के डिजिटल स्किल मिलेगी और उनका सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा।
टेक फैसिलिटेट जेंडर वायलेंस जैसे डीप फेक और ऑनलाइन हरेसमेंट को रोकने के लिए ट्रांसपेरेंट एल्गोरिदम और रीजनल गवर्नेंस जो मैकेनिज्म बनाए जाना चाहिए, जिससे महिलाओं के डिग्निटी जो डिजिटली सेफ फील करेगी, तभी उनका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और वर्कफोर्स डाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। लक्ष्मी और इंडिया एआई मिशन जैसे नेशनल इनिशिएटिव पोर्टल टारगेटेड प्रोक्यूरमेंट स्टैंडर्ड के जरिए लोकल और मल्टीलैंग्वेज और इंक्लूसिव एआई टूल डिप्लॉय किया जा सके। इससे लैंग्वेज बैरियर खत्म होंगे और टायर 2 टायर 3 सिटी में रूरल एरिया के वुमेन एआई सर्विस को एक्सेसिबल कर पाएंगे। कंक्लूजन में देखेंगे, जो एआई को इंक्लूसिव बनाकर जेंडर बजटिंग और डिजिटल सेफ्टी के साथ इंटीग्रेटेड करके उसमें हम महिलाओं को इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। बख्शनी और मिशन शक्ति जैसे जो प्लेटफॉर्म के माध्यम से एआई डिजिटल जो डिवाइड से दूर करे, विकसित भारत के अपने सपने को साकार करने के लिए एक वाइटल रोल निभा सके। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, फोर्स लेबर फोर्स। यूएस ने परमानेंट जो सेक्शन 301 के टैरिफ इंट्रोड्यूस किया है, जो उन इंपोर्टेड गुड को टारगेट करेंगे जो ग्लोबल लेवल पर फोर्स लेबर पार्टिसिपेशन को जज माने जुड़े हुए हैं। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से ये ट्रेड पॉलिसी में ह्यूमन राइट और लेबर स्टैंडर्ड से प्रोटेक्शनिज्म यूज को दर्शाता है। यह टैरिफ स्ट्रक्चर यूएस के ट्रेड डील पार्टनर जैसे यूरोपियन यूनियन और जापान को फेवर करता है। उनकी नॉन डील कंट्री पर एडिशनल 10% टैरिफ लगाया जा रहा है। इससे ग्लोबल ट्रेड में प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता है और डेवलपिंग नेशन में इनके मार्केट एक्सेस मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट फोर्स लेबर में एलिगेशन ना होने के बावजूद इंडिया का इनडायरेक्ट पर्सनलाइज में सामना करना पड़ रहा है। ये यूएस के एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ट्रेड रेगुलेशन जैसे अपने कानून दूसरे देशों पर थोपने और उसके होने वाले जियोपॉलिटिक्स फ्रिक्शन को हाईलाइट करता है। इंडिया ने डिप्लोमेटिकली काउंटर करते हुए फोर्स लेबर से बैन गुड को इंपोर्ट पर बैन लगाया और नोटिस भी इशू किया है, जिससे आपका टैरिफ को कम करके 10% करवाया गया है। यह इंडिया के प्रोएक्टिव ट्रेड डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक पॉलिसी एडजस्टमेंट का एक अच्छा एग्जांपल है। लेबर कंप्लायंस को वेरीफाई करने के लिए चाइना जैसे देशों में क्रॉस बॉर्डर इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, लेकिन ये इंस्पेक्शन देशों के नेशनल सॉवरेनिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव इन्फोर्समेंट के लिए बड़े हर्डल क्रिएट करते हैं। यूएस की वोटाइल टैरिफ और पॉलिसी पेंडिंग सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए इंडिया का बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ट्रेड कंसेशन नहीं देनी चाहिए। इंडिया को अपनी नेशनल इकोनॉमी इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी को प्रायोरिटी देनी होगी। कंक्लूजन में देखेंगे, यूएस के सेक्शन 301 टैरिफ और यूनिलैटरल ट्रेड मेजर्स ग्लोबल सप्लाई चेन और मल्टीलेटरलिज्म को प्रभावित करते हैं। इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने हुए स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी और डोमेस्टिक रेगुलेशन अपडेट और बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के माध्यम से अपने नेशनल इंटरेस्ट और एक्सपोर्ट पे प्रोटेक्ट करना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, बियॉन्ड कंप्लायंस इंडिया रोड टू क्लियर मोबिलिटी। ड्राफ्ट
कैप 3 नॉर्म्स का लक्ष्य व्हीकल के फ्लीट एवरेज इमिशन को लगातार कम करना है, जिससे आपका फाइनेंशियल ईयर 2031-32 तक 77 ग्राम CO2 पर किलोमीटर पर लाना है। इसका मुख्य उद्देश्य इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम करना और कार्बन फुटप्रिंट को घटाना है। ये फैक्टर इथेनॉल कॉम्पेटिबल और बायोफ्यूल व्हीकल को इमिशन कंप्लायंस में डिस्काउंट देता है। ये पॉलिसी ऑटोमोटिव रेगुलेशन के इंडिया के नेशनल बायोफ्यूल ब्लेंडिंग टारगेट के साथ अलाइन करती है, जिससे ग्रीन एनर्जी एडॉप्शन को बूस्ट मिल सके। इस मैकेनिज्म के तहत ईवी, प्लग इन हाइब्रिड और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल बनाने वाले मैन्युफैक्चरर को वेटेज मल्टीप्लायर क्रेडिट दिए जाते हैं। ये कार मेकर को क्लीनर और पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए फाइनेंशियल और रेगुलेटरी इंसेंटिव प्रदान करता है। ऑटोमेकर के मदद के लिए मल्टी ईयर एवरेजिंग ब्लॉक और क्रेडिट बैंकिंग ट्रेड की सुविधा दी गई है। हालांकि ये सुविधा मैन्युफैक्चरिंग को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लेकिन इससे एनुअल इमिशन टारगेट को स्ट्रिक्ट इन्फोर्स करने में थोड़ी ढील मिल सकती है। जो मैन्युफैक्चरिंग अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाते, उन्हें ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के डायरेक्टली कंप्लायंस क्रेडिट खरीदने की सुविधा दी गई है। ये एक सेकेंडरी कंप्लायंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है, ताकि जो रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बनते हैं। टाइटन जो फ्यूल एफिशिएंसी रूल सिर्फ एनवायरमेंटल पॉलिसी नहीं बल्कि जरूरी माइक्रो इकोनॉमिक टूल है। ये ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइस के जियोपॉलिटिक्स शॉक और रूपी करेंसी फ्लक्चुएशन के जो प्रभाव से देश की इकोनॉमी और एनर्जी सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। कंक्लूजन में देखेंगे, जो कैप 3 नॉर्म्स इंडिया के सस्टेनेबल मोबिलिटी एंड डीकार्बनाइजेशन से सीधा देश में दिशा में आगे बढ़ते हैं। बायोफ्यूल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और रेगुलेटरी फ्लेक्सिबिलिटी से ये बैलेंस व्हीकुलर इमिशन को कम करेगा। ये पॉलिसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट पर निर्भरता घटता है, देश के एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को लंबे समय तक मजबूत करती है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, सुप्रीम कोर्ट सीक सेंटर रिप्लाई टू प्ली ओवर एंटी डिफेक्शन लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट से उस पिटिशन पर जवाब मांगा है जो एंटी डिफेक्शन लॉ के 10 शेड्यूल के पैराग्राफ 4 जो मर्जर एक्सेप्शन के लीगल इंटरप्रिटेशन को चैलेंज करती है। यूपीएससी पॉलिटिक पर्सपेक्टिव से ये इशू डिफेक्शन, फ्लोर क्रॉसिंग और पार्लियामेंट्री एथिक्स से जुड़ा हुआ है। पिटिशन में इस बात पर सवाल उठाया गया है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सिर्फ इसलिए मर्ज कैसे माना जा सकता है क्योंकि उनके 2/3 इलेक्टेड जो लेजिस्लेटर, एमएलए या एमपी बिना किसी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी बैकिंग के अपने मर्ज क्लेम कर देते हैं। पिटिशनर का कहना है कि जो आपका लेजिस्लेटिव पार्टी जो हाउस के अंदर होती है, वो आपका ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी के फॉर्मल लीडरशिप अप्रूवल के बिना इंडिपेंडेंटली किसी दूसरी पार्टी में मर्ज होने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं होना चाहिए। बिना किसी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन न होने के कारण होने वाले लेजिस्लेटिव मर्जर जनता के इलेक्टोरल मैंडेट का नुकसान पहुंचाते हैं। ये लीगल लूपहोल का फायदा उठाकर चुनी हुई मेजॉरिटी गवर्नमेंट को माइनॉरिटी में बदल देता है, जो डेमोक्रेटिक ट्रस्ट का खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ये पॉइंट आउट किया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ के कमियों को दूर करने और कानून से
कानून में अमेंडमेंट करने का प्राइमरी जो अधिकार पार्लियामेंट के जुडिक्शन में आता है, ना कि जुडिशरी में। 10th शेड्यूल जो 52 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के लिए लाया गया था, ताकि आपका लेजिस्लेटर के कंडक्ट को रेगुलेट किया जा सके और पॉलिटिकल पार्टी व उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के बीच स्टेबिलिटी बनाई रखी जा सके। जो आपका एक लाइन है आया राम गया राम कल्चर को रोकने के। कंक्लूजन में देखेंगे 10th शेड्यूल का जो पैराग्राफ 4 आज पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और डिफेक्शन का एक नया लूपहोल बन चुका है। लेजिस्लेटिव पार्टी और ओरिजिनल पार्टी के बीच में गैप होने के लिए भरने के लिए पार्लियामेंट में एंटी डिफेक्शन लॉ के जरूरी अमेंडमेंट करने होंगे, ताकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी और डेमोक्रेटिक वैल्यू बनी रहे। तो आज के आर्टिकल में इतना ही थे, और जैसा मैंने कहा कि मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, ये आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मेंटरशिप प्रोग्राम का लाभ लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कोई क्वेरी हो पूछें और ये चैनल में जुड़ें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।